नमस्कार। आज आप सबको समास बता रहा हूँ। समास अर्थात दो या दो से अधिक पदों के मिलने से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम समास कहते हैं। दो पद, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि समास का हम क्या करते हैं, विग्रह। बहुत लोगों को इसी में संशय रहता है, क्योंकि संधि और समास दोनों एक ही जैसे हैं। जैसे कि उसमें संधि में क्या होता है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है और संधि का विच्छेद करते हैं, और समास में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विकार उत्पन्न होता है और उसी विकार उत्पन्न होने के कारण एक नए शब्द का निर्माण होता है, जिसे हम समास कहते हैं। और समास का भी प्रकार है 6 प्रकार। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। इस प्रकार से हम समास के 6 प्रकार हैं। फिर सबसे पहला हम देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आप सबको याद होगा कि पिछली क्लास में आप सबको बताया कि कारक रचना 8 कारक आपको बताया गया कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो मैं बताया था कि आप सबसे ऊपर अर्थात कर्ता को छोड़िए और सबसे नीचे संबोधन को छोड़िए। इन दोनों को छोड़ देने से, सबसे ऊपर और सबसे नीचे अर्थात कर्ता और संबोधन को छोड़ देने से जो 6 प्रकार बच जाते हैं बीच का, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये तत्पुरुष समास के प्रकार हैं। तत्पुरुष समास अर्थात हम कह सकते हैं कि समास में पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद उसका सहयोगी होता है। हमने पहले ही बताया कि दो या दो से अधिक शब्दों का अर्थात पदों का मेल है। तो क्या कहा जा रहा है, तत्पुरुष समास में पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद उसका सहयोगी होता है। अब उस विभक्ति को ध्यान में रखकर ही हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्म की विभक्ति क्या है, को है। तो हम यहाँ देखते हैं को में जैसे एक शब्द अपन लिख रहे हैं माखन चोर, मतलब माखन को चुराने वाला। यहाँ को विभक्ति का लोप है और उसका विग्रह करने से वो अलग हो जा रहा है, तो माखन को चुराने वाला। तो यहाँ पहला पद क्या है, प्रमुख है, और चोर उसका क्या है, सहयोगी है। कहा जा रहा है कि तत्पुरुष समास में पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद उसका सहयोगी होता है। आप सिर्फ और सिर्फ कारक रचना को याद रखेंगे। कारक रचना को याद रखकर ही आप तत्पुरुष समास को आराम से बना पाएंगे। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी अगर याद है तो। अब हम कर्म के बाद देखें, या स्वर्गगत एक शब्द है, स्वर्ग को गया हुआ, तो को शब्द वहां भी विलोपित है। फिर हम देखते हैं करण अर्थात से, और क्या बताया था कि इस से मतलब इसमें से जो है वो दो चीजों को मिलाने का काम करता है। जैसे हमने उस समय बताया था, याद रखिए कि हस्तलिखित, हाथ से लिखित, नीति युक्त, नीति से युक्त, पहला पद प्रधान है और दूसरा पद उसका सहयोगी है। करण में हम देख रहे हैं कि हस्तलिखित, हाथ से लिखित, या नीति युक्त, नीति से युक्त। उसी प्रकार हम संप्रदान में देखते हैं के लिए, रसोई घर, रसोई के लिए घर, पाठशाला, पढ़ने के लिए शाला। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संप्रदान हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। यहाँ हम देखते हैं के लिए, क्योंकि को का भी प्रयोग होता था बहुत पहले, लेकिन अभी इसमें को का प्रयोग नहीं के बराबर है, बंद हो गया है। फिर हम देखें अपादान, अर्थात इसमें भी बताया था करण में से और अपादान में भी से का हम प्रयोग करते हैं। तो देखें कि यहाँ वाला जो से है वो जोड़ने वाला और यहाँ वाला जो से है वो तोड़ने वाला, दो चीजों को अलग करने वाला है। तो वहां हम देखें कहीं ना कहीं कि जो अपादान तत्पुरुष है, वो अपादान तत्पुरुष हम देखते हैं कि किस रूप में है, कि अलग करता है दो चीजों को। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, अलग कर रहा है दो चीजों को, जोड़ नहीं रहा है, अलग कर रहा है। उसी प्रकार हम संबंध में का, के, की,
राजपुत्र, राजा का पुत्र, इस ढंग से लगातार ये चलते रहता है। स्वर साधना, स्वर की साधना, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, मतलब ये का, के और की को दर्शाता है। का, के और की। कहीं ना कहीं हम देखें कि यह जो समास है वो हमारी इसी अवस्था तथा संबंधों को जो दर्शाए वो संबंध तत्पुरुष है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, स्वर साधना, स्वर की साधना, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, और अंतिम में बच जाता है अधिकरण। इसमें हमने क्या बताया था, मैं और पर, आप बीती, आप पर बीती। इस ढंग से हम इसको समझा सकते हैं। गृहस्थ, गृह में स्थित, गृहस्थ हो जाएगा गृह में स्थित, और ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। इस प्रकार से हम इस समास को समझा सकते हैं। तो ये रहा तत्पुरुष समास। फिर से बताऊं, यहाँ को की विलोपित होता है, को विलोपित होता है, से विलोपित होता है, के लिए, फिर से अर्थात तोड़ने वाला, संबंध का, के की विलोपित होता है, और अधिकरण में पर। इस प्रकार से हम तत्पुरुष समास को समझते हैं। फिर हम देखें द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मतलब इस समास को पहचानने के लिए आपको दो शब्दों के बीच एक योजक चिन्ह होता है, और दोनों पद वहां प्रधान होते हैं। पहला पद भी प्रधान होता है, दूसरा पद भी प्रधान होता है। और उसमें हम देखते हैं कि इसके भी तीन प्रकार हैं, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इतरेतर मतलब दोनों एक दूसरे से अलग, जैसे हम कहें राम कृष्ण, राम डैश कृष्ण, योजक चिन्ह। राम और कृष्ण दोनों अलग अलग हैं, दोनों की अलग अलग पहचान है। भाई बहन हम कह सकते हैं, भाई और बहन दोनों की अलग अलग पहचान है। फिर हम देखें वैकल्पिक द्वंद्व, अर्थात दो चीजें हमारे पास है, उन दो चीजों में से हम किसी एक का विकल्प, एक को चुन सकते हैं। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, लाभ हानि, लाभ और हानि। और समाहार द्वंद्व में एक ऐसा शब्द जो भले वो दिख रहा है छोटा, लेकिन वो बहुत बड़ा अर्थ अपने आप में समेट के रखता है। जैसे कि हमने बताया दाल रोटी, दाल रोटी, या फिर अन्न जल। तो दाल रोटी सिर्फ दाल रोटी खाने तक सीमित नहीं है, वो पूरे उसके खान पान को दर्शाता है, उनकी रहन सहन को, उनकी आर्थिक स्थिति को दर्शाती है ये रोटी, दाल रोटी। अन्न जल अर्थात वो पूरे परिवेश को बता रहा है, सिर्फ छोटा उसका नहीं है। अन्न जल मतलब उस परिवेश से ही वो पूरे परिवेश को दर्शाता है, तो वो समाहार द्वंद्व हो जाएगा। इतरेतर अर्थात दोनों अलग अलग, वैकल्पिक अर्थात दो में से हम एक का विकल्प चुन ले, और समाहार अर्थात बहुत बड़ा अर्थ अपने आप में समाया हो। फिर हम देखें द्विगु समास, जहां आपको संख्यावाची, इसमें क्या है, पहला पद संख्यावाची हो। द्विगु समास पहला पद संख्यावाची हो, जहां आपको संख्या दिखे, जैसे त्रिनेत्र, त्रिभुज, पंचवटी, द्वादश, इस प्रकार से आपको दिखे, चौराहा, तो आप समझ जाइएगा कि वो द्विगु ही समास होगा। चार राहों का समूह, पांच वटों का समूह, तीन नेत्रों का समूह, नवरात्र, नौ रातों का समूह, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। और फिर है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास अर्थात ना ही पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद, दोनों को मिलाकर एक तीसरा पद प्रधान हो जाता है। जैसे दशानन, इसको करेंगे तो दस है, दस है आनंद जिसके, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। यहां ना ही दस और ना ही आनंद, दोनों पद प्रधान नहीं है, दोनों को मिला के एक तीसरा पद जन्म लेता है, रावण। उसी प्रकार त्रिनेत्र को भी हम द्विगु में भी लगा सकते हैं, और बहुब्रीहि में भी तीन नेत्रों वाला अर्थात शंकर। उसी प्रकार नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शंकर। मतलब हम जहां अर्थात शब्द आया, आप
बिल्कुल निश्चिंत होकर बहुब्रीहि समास है पहचान जाएंगे। दोनों पद के अलावा अगर तीसरा पद प्रधान रहा तो आप बिल्कुल यहाँ समझ जाएंगे कि वो बहुब्रीहि है। और जैसे लंबोदर है, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश, इस ढंग से हम इसको समझ सकते हैं। अब सिर्फ आपको ये जो चार समास है वो तो बहुत सरल लगा होगा और आसानी से समझ में भी आएगा। अब हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा से इसमें मेहनत करना पड़ेगा। कर्मधारय वो भी इस समास में विशेष और विशेषण होता है। पहला पद क्या होता है? विशेष होता है और दूसरा पद होता है इसका विशेषण, अर्थात विशेष की विशेषता बतलाई जाती है। जैसे कहें कि घनश्याम, घनश्याम अर्थात बादल जैसा काला। घनश्याम, तो घन अर्थात बादल और श्याम अर्थात कृष्ण। तो जो पहला पद है वो विशेष है और दूसरा पद उसकी विशेषता है, विशेषण है, अर्थात पहला पद इसकी विशेषता बता रहा है। और उसी प्रकार हम और देख सकते हैं भवसागर, संसार रूपी सागर। और उसी में हम देखें फिर अव्ययी भाव समास। अव्ययी मतलब कि आप जान जाएंगे जैसे प्रति, यथा, ऐसे शब्दों से अगर आपका पाला पड़ा तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि यह क्या है, अव्यय। मतलब इसमें आपको समझना है कि अव्यय, और अव्यय समझ गए, ये अव्यय। प्रति से आप कितना शब्द बनाएंगे? प्रतिदिन, प्रतिकाल, प्रतिक्षण, तो क्षण क्षण हो जाएगा, प्रतिदिन दिन दिन हो जाएगा, यथा यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। मतलब यहां हम देखते हैं कि अव्ययी भाव समास को समझने के लिए आपको अव्यय पर ध्यान देना होगा, और अव्यय पर अगर आपने ध्यान दिया तो आपसे किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। जैसे आजन्म, जन्म भर, इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं होता और आप एक शब्द से, पहले वाले पद से आप कई शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। इसको पहचानने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है और मुझे लगता है कि आप सबको ये समझ में आया होगा।